दिल्ली की रातें अपनी चकाचौंध और शोरगुल के लिए मशहूर, कभी कभी अपने भीतर कुछ ऐसे रहस्य भी समेटे होती है जो सिर्फ अंधेरे में ही सांस लेते हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है दिल्ली जयपुर हाईवे का वो खिंचाव, जिसे स्थानीय लोग भूतिया हाईवे के नाम से जानते हैं। सूरज ढलते ही जब शहर की रोशनी फीकी पड़ने लगती है और सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगता है, तब इस हाईवे पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। हवा में एक अनकहा डर घुल जाता है जो हर गुजरने वाले को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। कहानियां बहुत है। किसी ने सफेद साड़ी वाली औरत को देखा है, किसी ने बिना ड्राइवर की गाड़ी को सरपट भागते हुए, और किसी ने अचानक से गायब हो जाने वाली परछाइयों को। लेकिन क्या ये सिर्फ कहानियां हैं, या इस हाईवे पर सचमुच कुछ ऐसा है जो इंसान की समझ से परे है? आज रात ये हाईवे एक बार फिर अपनी खौफनाक दास्तान दोहराने वाला था। देर रात के 11 बज रहे थे। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक अब कम हो चुका था और ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर आ रही थी। राहुल अपनी नई चमचमाती एसयूवी में बैठा स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखे सामने की ओर देख रहा था। उसके बगल में उसका दोस्त समीर था जो अपने फोन में कुछ देख रहा था। पीछे की सीट पर उनकी तीसरी दोस्त प्रिया ऊँघ रही थी। वे तीनों जयपुर से दिल्ली लौट रहे थे, एक दोस्त की शादी से। यार, ये हाईवे इतना शांत क्यों है? समीर ने फोन से नजर हटाकर पूछा। लगता है सब सो गए हैं, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। देर रात है ना, और फिर ये दिल्ली जयपुर हाईवे है। वैसे भी अब तो हम दिल्ली की सरहद में घुसने वाले हैं। प्रिया ने आंखें खोली। बस पहुंचने वाले हैं, मैं तो थक गई हूं। हाँ, बस थोड़ी देर और, राहुल ने कहा। फिर सीधा घर। उनकी बातचीत के बीच राहुल ने महसूस किया कि हाईवे पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। आमतौर पर इस समय भी कुछ गाड़ियां दिख जाती हैं, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी वीरान सड़क पर चल रहे हों। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ थे, जिनकी परछाइयां चांदनी रात में और भी डरावनी लग रही थी। यार, मुझे इस हाईवे के बारे में कुछ कहानियां याद आ रही हैं, समीर ने अचानक कहा। लोग कहते हैं कि ये भूतिया है। राहुल हंसा। तू भी अंधविश्वासी हो गया है क्या? ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। नहीं यार, सच में, समीर ने जोर दिया। मेरे एक दोस्त ने बताया था कि उसने यहाँ एक सफेद साड़ी वाली औरत को देखा था जो अचानक से उसकी गाड़ी के सामने आ गई थी और फिर गायब हो गई। प्रिया को थोड़ी घबराहट हुई। बस कर समीर, मुझे डर लग रहा है। अरे, ये सब बकवास है, राहुल ने कहा। चल, गाना लगा। समीर ने रेडियो ऑन किया, लेकिन सिर्फ स्टैटिक की आवाज आ रही थी। लगता है सिग्नल नहीं है। राहुल ने खुद ही अपनी पेन ड्राइव लगाई, लेकिन गाने बज नहीं रहे थे। अजीब है, ये भी काम नहीं कर रहा। एक पल के लिए राहुल को लगा कि उसने सड़क के किनारे कुछ देखा है, एक धुंधली सी आकृति जो पेड़ों के बीच से झांक रही थी। उसने अपनी आंखें मली, लेकिन जब दोबारा देखा तो कुछ नहीं था। शायद मेरी आंखें धोखा दे रही हैं। क्या हुआ? प्रिया ने पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, राहुल ने कहा। गाड़ी आगे बढ़ती रही। अचानक राहुल को लगा कि गाड़ी की हेडलाइट्स अजीब तरह से झिलमिला रही है। उसने डैशबोर्ड पर देखा तो इंजन की लाइट भी चमक रही थी। लगता है कुछ गड़बड़ है, राहुल ने कहा। क्या हुआ? समीर ने पूछा। लाइट्स झिलमिला रही हैं और इंजन की लाइट भी चमक रही है, राहुल ने जवाब दिया। प्रिया की आवाज में डर था। कहीं ये वही भूतिया चीज तो नहीं? चुप कर प्रिया, राहुल ने कहा। ये सब तकनीकी खराबी है। राहुल ने गाड़ी की गति धीमी की और फिर अचानक हेडलाइट्स पूरी तरह से बंद हो गई। गाड़ी अंधेरे में डूब गई। ओह नहीं, राहुल ने कहा। उसने ब्रेक लगाया और गाड़ी सड़क के किनारे रुक गई। बाहर घना अंधेरा था और सिर्फ चांद की हल्की रोशनी पेड़ों की परछाइयों को और भी गहरा कर रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी,
जो हड्डियों तक महसूस हो रही थी। अब क्या करें? प्रिया ने लगभग रोते हुए कहा। मुझे देखना होगा, राहुल ने कहा। शायद बैटरी का कुछ इश्यू है। वो गाड़ी से बाहर निकला। समीर भी उसके पीछे पीछे बाहर आया। प्रिया डर के मारे गाड़ी में ही बैठी रही। राहुल ने बोनट खोला। इंजन से कोई आवाज नहीं आ रही थी। सब कुछ शांत था। उसने अपनी फोन की टॉर्च चलाई और इंजन को देखने लगा। कुछ समझ नहीं आ रहा, राहुल ने कहा। सब कुछ ठीक लग रहा है। अचानक समीर ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। राहुल, वो देखो। राहुल ने समीर की उंगली के इशारे पर देखा। सड़क के उस पार पेड़ों के बीच से एक सफेद साड़ी वाली आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। वो आकृति धुंधली थी, जैसे हवा में तैर रही हो। उसके बाल खुले थे और उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। समीर के चेहरे पर भी डर साफ दिख रहा था। ये तो वही औरत है, समीर ने कांपते हुए कहा। राहुल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने हमेशा इन कहानियों को मजाक समझा था, लेकिन अब ये सब उसकी आंखों के सामने था। चलो गाड़ी में वापस चलते हैं, राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा। वे दोनों तेजी से गाड़ी की ओर भागे। राहुल ने ड्राइवर की सीट पर बैठकर दरवाजा बंद किया और समीर भी जल्दी से अंदर आ गया। प्रिया पहले से ही डर के मारे कांप रही थी। वो आ रही है, प्रिया ने कहा। राहुल ने देखा। वो सफेद साड़ी वाली औरत अब सड़क पर आ चुकी थी और धीरे धीरे उनकी गाड़ी की ओर बढ़ रही थी। उसके कदम जमीन पर पड़ते हुए नहीं दिख रहे थे, जैसे वो हवा में चल रही हो। राहुल ने इग्निशन ऑन करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसने बार बार चाबी घुमाई, लेकिन कोई फायदा नहीं। नहीं नहीं नहीं, राहुल ने कहा। वो औरत अब गाड़ी के और करीब आ चुकी थी। राहुल को उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखी, जैसे वे अंधेरे में जल रही हों। उसके होंठ खुले थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। अचानक राहुल को लगा कि किसी ने गाड़ी की छत पर जोर से खटखटाया है। वे तीनों चौंक गए। उन्होंने ऊपर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। फिर गाड़ी के शीशे पर एक हाथ का निशान उभरा। एक पतला, लंबा हाथ, जिसकी उंगलियां अजीब तरह से मुड़ी हुई थी। वो निशान धीरे धीरे शीशे पर फैलने लगा। प्रिया चीख पड़ी। ये क्या है? राहुल ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर देखा। वो औरत अब बिल्कुल गाड़ी के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। उसकी आंखें खाली थी और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। भागो, समीर चिल्लाया। राहुल ने एक बार फिर चाबी घुमाई और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। इंजन की आवाज सुनकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। राहुल ने तेजी से गियर लगाया और एक्सीलरेटर दबाया। गाड़ी सरपट आगे बढ़ गई, उस औरत को पीछे छोड़ते हुए। वे तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अभी भी वही खड़ी थी, उन्हें जाते हुए देख रही थी। उसकी मुस्कान और भी भयानक हो गई थी। राहुल ने गाड़ी की गति और बढ़ाई। वे उस जगह से जितनी जल्दी हो सके दूर जाना चाहते थे। क्या था वो? प्रिया ने कांपते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, राहुल ने कहा, लेकिन मैं अब कभी इस हाईवे से नहीं गुजरूंगा। अगले कुछ दिनों तक राहुल, समीर और प्रिया उस रात की घटना को भुला नहीं पाए। उन्हें हर रात उस सफेद साड़ी वाली औरत का चेहरा और उसकी भयानक मुस्कान याद आती थी। उन्होंने तय किया कि वे इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें डर था कि कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन उस रात की घटना सिर्फ एक शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद राहुल ने अखबार में एक खबर पढ़ी। दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक और भयानक सड़क दुर्घटना हुई थी। एक कार जिसमें 3 युवक सवार थे, एक पेड़ से टकरा गई थी। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। खबर में लिखा था कि पुलिस को दुर्घटना का कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला है और ऐसा लग रहा था
जैसे कार का ड्राइवर अचानक से नियंत्रण खो बैठा हो। राहुल को एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसे उस रात की घटना याद आई जब उसकी गाड़ी की लाइट्स अचानक बंद हो गई थी और इंजन की लाइट चमकने लगी थी। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या उस हाईवे पर सचमुच कुछ ऐसा था जो गाड़ियों को नियंत्रित करता था? उसने समीर को फोन किया। समीर, तुमने आज की खबर पढ़ी? कौन सी खबर? समीर ने पूछा। दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक और एक्सीडेंट हुआ है, राहुल ने कहा। 3 लोग मर गए। समीर कुछ देर चुप रहा। क्या ये वही जगह है? मुझे नहीं पता, राहुल ने कहा, लेकिन मुझे अजीब लग रहा है। यार, मुझे लगता है कि हमें इस बारे में कुछ और जानना चाहिए, समीर ने कहा। कहीं ये सब उस औरत की वजह से तो नहीं? राहुल को भी यही लग रहा था। उसने कहा, ठीक है, हम कल मिलते हैं और इस बारे में बात करते हैं। अगले दिन राहुल, समीर और प्रिया एक कैफे में मिले। प्रिया अभी भी उस रात की घटना से डरी हुई थी। मुझे नहीं लगता कि हमें इस सब में पड़ना चाहिए, प्रिया ने कहा। यह बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन प्रिया, अगर ये सब उस औरत की वजह से हो रहा है तो? समीर ने कहा, हमें जानना होगा कि वो कौन है और वो ऐसा क्यों कर रही है। राहुल ने भी समीर का साथ दिया। हाँ, हमें कम से कम पता तो लगाना चाहिए कि ये सब क्या है। शायद हम किसी और की जान बचा सके। प्रिया मान गई, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उन्होंने इंटरनेट पर दिल्ली जयपुर हाईवे पर हुई रहस्यमयी दुर्घटनाओं के बारे में खोजना शुरू किया। उन्हें कई पुरानी खबरें मिली जिनमें इसी तरह की दुर्घटनाओं का जिक्र था, जहां गाड़ियां अचानक से नियंत्रण खो देती थी या रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती थी। उन्हें एक पुराना ब्लॉग मिला जिसमें एक स्थानीय इतिहासकार ने इस हाईवे के बारे में लिखा था। ब्लॉग में बताया गया था कि कई साल पहले इसी हाईवे पर एक भयानक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक दुल्हन की मौत हो गई थी। वो अपनी शादी के लिए जा रही थी, लेकिन उसकी कार एक ट्रक से टकरा गई और वो मौके पर ही मर गई। उस ब्लॉग में लिखा था कि कुछ लोग मानते हैं कि उस दुल्हन की आत्मा आज भी उस हाईवे पर भटकती है और जो भी देर रात वहां से गुजरता है उसे परेशान करती है। तो ये वही दुल्हन है, प्रिया ने कहा। लगता तो यही है, राहुल ने कहा। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? शायद वो अपनी मौत का बदला ले रही है, समीर ने कहा। उन्होंने और खोजबीन की और उन्हें एक और दिलचस्प जानकारी मिली। उस दुर्घटना के बाद हाईवे के उस हिस्से पर कई अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी। लोगों ने सफेद साड़ी वाली औरत को देखा था और कई गाड़ियां रहस्यमय तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हमें उस जगह पर जाना चाहिए जहां दुर्घटना हुई थी, समीर ने कहा। शायद हमें कुछ और सुराग मिले। प्रिया ने मना किया। नहीं, मैं उस जगह पर वापस नहीं जाना चाहती। लेकिन प्रिया, हमें जाना होगा, राहुल ने कहा। अगर हमें इस रहस्य को सुलझाना है तो हमें उस जगह पर जाना ही होगा। काफी बहस के बाद प्रिया मान गई, लेकिन उसने शर्त रखी कि वे दिन के उजाले में ही वहां जाएंगे। अगले दिन दोपहर के समय राहुल, समीर और प्रिया एक बार फिर दिल्ली जयपुर हाईवे पर थे। इस बार दिन के उजाले में हाईवे उतना डरावना नहीं लग रहा था। गाड़ियां सरपट दौड़ रही थी और सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। वे उस जगह पर पहुंचे जहां राहुल की गाड़ी खराब हुई थी और जहां उन्होंने उस सफेद साड़ी वाली औरत को देखा था। वहां कोई निशान नहीं था, कोई संकेत नहीं था कि रात में वहां कुछ भयानक हुआ था। ये तो बिल्कुल सामान्य लग रहा है, प्रिया ने कहा। हाँ, दिन में ऐसा ही लगता है, राहुल ने कहा। लेकिन रात में उन्होंने आसपास देखा। सड़क के किनारे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था जो पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। मंदिर पर धूल जमी हुई थी और उसकी दीवारें काई से ढकी हुई थी। चलो उस मंदिर में चलते हैं, समीर ने कहा। शायद वहां कुछ मिले। वे मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर के अंदर घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो।
दीवारों पर पुराने देवी देवताओं की मूर्तियां थी जो अब खंडहर हो चुकी थी। अचानक समीर ने जमीन पर कुछ देखा, एक पुराना जंग लगा हुआ लॉकेट। उसने उसे उठाया। लॉकेट पर एक लड़की की तस्वीर थी जो दुल्हन के लिबास में थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। ये वही दुल्हन है, प्रिया ने कहा। राहुल ने लॉकेट को समीर के हाथ से लिया। हाँ, ये वही है। लॉकेट के पीछे कुछ खुदा हुआ था। उन्होंने ध्यान से देखा। उस पर एक नाम लिखा था, अंजलि, और एक तारीख 2015 मई 1998। तो उसका नाम अंजलि था, राहुल ने कहा। और ये दुर्घटना 1998 में हुई थी। अचानक मंदिर के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कान में फुसफुसाया हो, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। मुझे यहाँ अजीब लग रहा है, प्रिया ने कहा। चलो यहाँ से चलते हैं। वे मंदिर से बाहर निकले। बाहर धूप थी, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। हमें अंजलि के बारे में और जानना होगा, राहुल ने कहा। शायद उसके परिवार से संपर्क कर सके। वे दिल्ली वापस आ गए और अंजलि के बारे में जानकारी जुटाने लगे। उन्हें पता चला कि अंजलि एक खुशमिजाज लड़की थी जिसकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी के दिन ही उसकी मौत हो गई थी। उसके परिवार वाले इस सदमे से कभी उबर नहीं पाए थे। उन्हें अंजलि के माता पिता का पता मिला, जो अब दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में रहते थे। राहुल ने उनसे मिलने का फैसला किया। अगले दिन राहुल और समीर अंजलि के माता पिता के घर पहुंचे। वे एक छोटे से पुराने घर में रहते थे। अंजलि की माँ, एक बूढ़ी औरत, ने उनका स्वागत किया। उनके चेहरे पर अभी भी अपनी बेटी को खोने का दर्द साफ दिख रहा था। राहुल ने उन्हें अपनी पहचान बताई और कहा कि वे अंजलि के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं। अंजलि की माँ की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बेटी, मेरी अंजलि, उन्होंने कहा। उसकी मौत एक रहस्य थी। पुलिस ने कहा कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी, लेकिन मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि अंजलि अपनी शादी के लिए बहुत उत्साहित थी। वो अपने होने वाले पति से बहुत प्यार करती थी। शादी के दिन वो अपनी सहेलियों के साथ कार में जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही दुर्घटना हो गई। उस रात अंजलि ने मुझे फोन किया था, अंजलि की मां ने कहा। उसकी आवाज बहुत डरी हुई थी। उसने कहा कि उसे लग रहा है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, और फिर फोन कट गया। राहुल और समीर एक दूसरे को देखने लगे। तो अंजलि को पहले से ही कुछ महसूस हो रहा था। क्या आपको लगता है कि कोई और भी उस दुर्घटना में शामिल था? राहुल ने पूछा। अंजलि की मां ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे हमेशा लगा कि ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के बाद अंजलि के मंगेतर, जिसका नाम विक्रम था, ने भी आत्महत्या कर ली थी। वो अंजलि की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया था। विक्रम भी बहुत अच्छा लड़का था, अंजलि की मां ने कहा। वो अंजलि से बहुत प्यार करता था। राहुल को लगा कि इस कहानी में कुछ और भी है। उसने पूछा, क्या विक्रम का किसी से कोई दुश्मनी थी? अंजलि की मां ने कुछ देर सोचा। हाँ, एक लड़का था। उसका नाम रवि था। वो अंजलि से प्यार करता था, लेकिन अंजलि ने उसे मना कर दिया था। रवि बहुत गुस्से लड़का था और उसने अंजलि को धमकी भी दी थी। राहुल को एक नया सुराग मिला था। रवि, क्या रवि का इस दुर्घटना से कोई संबंध था? उन्होंने अंजलि के माता पिता को धन्यवाद दिया और वहां से चले गए। राहुल, समीर और प्रिया ने रवि के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। उन्हें पता चला कि रवि एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और वो छोटे मोटे अपराधों में शामिल था। अंजलि की मौत के बाद वो शहर छोड़कर चला गया था। उन्हें रवि का वर्तमान पता मिला, जो दिल्ली के एक दूर दराज इलाके में था। उन्होंने रवि से मिलने का फैसला किया। जब वे रवि के घर पहुंचे तो वो एक पुरानी टूटी फूटी इमारत में रहता था।
रवि एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसके चेहरे पर थकान और उदासी साफ दिख रही थी। राहुल ने रवि से अंजलि के बारे में पूछा। रवि का चेहरा पीला पड़ गया। अंजलि, वो एक अच्छी लड़की थी, रवि ने कहा। मैं उससे प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं समझा। राहुल ने पूछा, क्या आप उस दुर्घटना के बारे में कुछ जानते हैं? रवि कांपने लगा। मैं कुछ नहीं जानता। हमें पता चला है कि आपने अंजलि को धमकी दी थी, समीर ने कहा। रवि ने सिर उठाया। उसकी आंखों में डर था। हाँ, मैंने धमकी दी थी। मैं गुस्से में था, लेकिन मैंने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। तो उस रात क्या हुआ था? राहुल ने पूछा। रवि ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं तुम्हें सब बताता हूं, लेकिन तुम्हें किसी को नहीं बताना होगा, उन्होंने रवि को आश्वासन दिया। रवि ने बताया कि उस रात वो अंजलि की शादी रोकने के लिए हाईवे पर गया था। वो अंजलि को समझाना चाहता था कि वह उससे प्यार करता है। उसने अपनी कार अंजलि की कार के पीछे लगाई और उसे रोकने की कोशिश की। मैंने उसे रोकने के लिए अपनी हेडलाइट्स बार बार ऑन की, रवि ने कहा, और उसे डराने के लिए हॉर्न बजाया। मैं चाहता था कि वह रुक जाए और मेरी बात सुने। राहुल को याद आया कि उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स भी झिलमिला रही थी। और फिर क्या हुआ? राहुल ने पूछा। अंजलि की गाड़ी अचानक से नियंत्रण खो बैठी, रवि ने कहा। वो तेजी से एक पेड़ से टकरा गई। मैं डर गया था। मैं वहां से भाग गया। तो आपने ही अंजलि को डराया था? समीर ने पूछा। रवि ने सिर झुकाया। हाँ, मैंने उसे डराया था, लेकिन मेरा इरादा उसे मारना नहीं था। मैं सिर्फ उसे रोकना चाहता था। राहुल को समझ आ गया था। अंजलि की मौत किसी भूत की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि रवि के डर की वजह से हुई थी। अंजलि ने सोचा होगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है और डर के मारे उसने नियंत्रण खो दिया होगा। लेकिन फिर वो सफेद साड़ी वाली औरत कौन थी? क्या आपने कभी उस हाईवे पर किसी सफेद साड़ी वाली औरत को देखा है? राहुल ने पूछा। रवि ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने कभी किसी को नहीं देखा। राहुल को लगा कि रवि कुछ छिपा रहा है। आप झूठ बोल रहे हैं, राहुल ने कहा। हमें पता है कि उस हाईवे पर कुछ और भी है। रवि कांपने लगा। ठीक है, मैं तुम्हें सब बताता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे बचाना होगा। रवि ने बताया कि अंजलि की मौत के बाद उसे हर रात अंजलि का भूत दिखने लगा था। वो भूत उसे परेशान करता था, उसे डराता था। रवि ने कई बार उस भूत को हाईवे पर भी देखा था। वो भूत मुझे कहता है कि उसने मुझे नहीं छोड़ा है, रवि ने कहा। वो मुझे सजा देगा। राहुल को समझ आ गया था। अंजलि का भूत सचमुच था और वो रवि से बदला ले रहा था। और शायद वो उन लोगों को भी परेशान कर रहा था जो उस हाईवे पर देर रात सफर करते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि वे भी रवि की तरह ही हैं। तो आप जानते हैं कि उस भूत को कैसे शांत किया जा सकता है? राहुल ने पूछा। रवि ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अंजलि को इंसाफ मिल जाए तो शायद वो शांत हो जाए। राहुल, समीर और प्रिया ने रवि को पुलिस के हवाले करने का फैसला किया। रवि ने अंजलि की मौत में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली। पुलिस ने रवि को गिरफ्तार कर लिया और उस पर लापरवाही से मौत का आरोप लगाया। लेकिन राहुल को पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। अंजलि की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसे पूरी तरह से इंसाफ मिलेगा। उन्होंने अंजलि के माता पिता को रवि के बारे में बताया। अंजलि की मां को सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्हें ये जानकर थोड़ी राहत मिली कि उनकी बेटी की मौत का रहस्य अब सुलझ गया था। राहुल ने अंजलि के माता पिता से पूछा कि क्या वे अंजलि के लिए कोई पूजा या प्रार्थना करना चाहेंगे ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। अंजलि के माता पिता मान गए। उन्होंने उसी हाईवे पर जहां अंजलि की दुर्घटना हुई थी एक छोटी सी पूजा का आयोजन किया। राहुल, समीर, प्रिया, अंजलि के माता पिता और कुछ रिश्तेदार वहां मौजूद थे। एक पंडित ने मंत्र पढ़े और उन्होंने
अंजलि की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पूजा के दौरान हवा में एक अजीब सी शांति छा गई। उन्हें लगा जैसे अंजलि की आत्मा वहां मौजूद थी और वो अब शांत हो रही थी। पूजा के बाद राहुल ने देखा कि उस जगह पर जहां उन्होंने सफेद साड़ी वाली औरत को देखा था, एक हल्की सी चमक उठी और फिर गायब हो गई। उसे लगा जैसे अंजलि की आत्मा अब मुक्त हो गई थी। उस रात के बाद दिल्ली जयपुर हाईवे पर रहस्यमयी दुर्घटनाएं कम हो गई। सफेद साड़ी वाली औरत की कहानियां भी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। कुछ लोग अभी भी उस हाईवे को भूतिया मानते थे, लेकिन अब डर उतना गहरा नहीं था। राहुल, समीर और प्रिया ने उस रात की घटना से बहुत कुछ सीखा था। उन्हें समझ आ गया था कि कभी-कभी जो चीजें हमें डरावनी लगती हैं, उनके पीछे एक मानवीय कहानी छिपी होती है। राहुल ने अपनी एसयूवी बेच दी और उसने कभी भी देर रात उस हाईवे से सफर नहीं किया। समीर ने भी अपनी अंधविश्वासी बातों पर थोड़ा नियंत्रण रखा और प्रिया, वो अब भी थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उसने उस रात की घटना से सबक लिया था। अंजलि की आत्मा को शांति मिल गई थी, रवि को अपने कर्मों का फल मिल रहा था और दिल्ली जयपुर हाईवे, जो कभी एक खौफनाक जगह था, अब धीरे धीरे अपनी पुरानी पहचान वापस पा रहा था। लेकिन उस हाईवे पर गुजरने वाले हर व्यक्ति को एक बात याद रहेगी कि कभी-कभी सबसे शांत रातों में भी अतीत की परछाइयां हमारा पीछा कर सकती है और हमें उन रहस्यों का सामना करना पड़ सकता है जिन्हें हमने कभी सिर्फ कहानियां समझा था।